यूनिक एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज मैं बात करने वाला हूं उत्तर प्रदेश लोक सेवा की तरफ से जो भर्ती आई है LT ग्रेड। अब इसमें बहुत सारे विवाद सामने आने लगे हैं, बच्चे इसका विरोध करने लगे हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मांगे हैं बच्चों की, वो जायज़ हैं। देखते हैं सरकार इस पर क्या कर सकती है। अभी ऐसा लग रहा है क्योंकि फुल नोटिफिकेशन इसका आउट हो चुका है, फॉर्म भी फिल हो चुके हैं और जो OTR है उसकी संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। तो अभी इसमें कुछ चेंजेस होने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ही कम देखने को मिल रही है। तो बच्चों का जो सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि जो इस बार जो भर्ती है इसमें जो डिस्क्रिप्टिव डाला गया है, कहीं ना कहीं ये जो डिस्क्रिप्टिव है इससे जो परीक्षा की जो पारदर्शिता है वो कहीं भंग ना हो जाए। क्योंकि इसमें बहुत सारे, जब इसमें सपोज़ करो मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, अगर साइंस में ही आपकी 1337 सीटें हैं, अगर उसके 13 गुना या 15 गुना भी बच्चा प्री क्लियर करके पास होता है और उनकी जब वो डिस्क्रिप्टिव वाली कॉपी अलग अलग प्रोफेसरों के पास जाती हैं तो उन्हें चेक होने में टाइम लगता है। और हर यूनिवर्सिटी का जो प्रोफेसर होता है वो अपने अकॉर्डिंग बच्चों को नंबर देता है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो कम नंबर देती हैं, जैसे कानपुर है, इलाहाबाद है और बहुत सारी और भी यूनिवर्सिटी हैं जो बच्चों को कम नंबर देती हैं। और कुछ यूनिवर्सिटियों के जो प्रोफेसर हैं वो खुल के नंबर देते हैं। तो ये जो यहाँ पर जो पारदर्शिता वाली बात है वो कहीं पर यहाँ पर जो देखने को मिल रही है वो पारदर्शिता यहाँ पर नहीं है। अब इसी को देखते हुए इसका जो है विरोध स्टार्ट हो गया है कि बच्चे मांग कर रहे हैं कि अगर इसे करना ही है तो इसमें ऑब्जेक्टिव डाल दो। ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, जो कॉपियाँ हैं वो मशीन से चेक होती हैं और आपका उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अगर आपका क्वेश्चन ठीक है तो आपको पूरे नंबर हैं, अगर आपका गलत है तो आपको वहाँ 0 नंबर मिलेगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें विवाद खड़ा हो गया है। और दूसरा जो विवाद है वो जो इसमें सर्टिफिकेट को लेकर, जो कैटेगरी वाइज जो सर्टिफिकेट है वो 2024 के मांग रहे हैं, मतलब पुराने वाले मांग रहे हैं। अरे भाई, जब अब 25 चल रहा है, अगर किसी के पास EWS है तो EWS की जो वैलिडिटी होती है वो 1 ही साल होती है। अब वो 24 में तो वो ख़त्म हो गया, अब 25 में वैकेंसी आई है। अब 25 में ये अब वैकेंसी भी आई है, वो भी अप्रैल के बाद आ रही है। तो कहीं ना कहीं वो न्यू डॉक्यूमेंट्स तो लगाए गए। अब बहुत सारी चीज़ें हैं जो विवाद के कारण बनी हुई हैं। अब देखते हैं आयोग इसमें क्या क्या संशोधन कर सकता है। अब मैं बात करता हूँ, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। OTR का जो नंबर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बार जो फॉर्म फिल होने की जो उम्मीद है, कम से कम भी 15 से 18 लाख फॉर्म फिल होंगे 100%। ये श्योरिटी है कि इस बार जो, क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से ये अब तक की सबसे बड़ी भर्ती होने जा रही है। अब इस भर्ती को देखते हुए आयोग का ये जो डिसीज़न है कि जो इसमें डिस्क्रिप्टिव किया गया है कहाँ तक सही होता है, देखो उसमें कुछ बदलाव होता है। अगर बच्चे कुछ विरोध कर रहे हैं तो आयोग को ये सोचनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं इसमें। अब मैं फ़ीस की बात करता हूँ। यहाँ पर जो फ़ीस है वो आपका जनरल, OBC और EWS वालों के लिए 125 रुपये है और SC ST के लिए वही आपकी 65 रुपये है और दिव्यांगजनों के लिए 25 रुपये है। और जो आपके एक सर्विसमैन, स्वतंत्रता सेनानी और जो कुशल खिलाड़ी हैं वो इस श्रेणी में, इनके लिए कोई फ़ीस नहीं रखी गई है। तो ये तो हो गई फ़ीस की बात। आरक्षण भी इसमें कैटेगरी वाइज जो भी आरक्षण है वो मिलेगा। आयु में इसमें कोई छूट नहीं दी गई है। बहुत सारे बच्चे इसका भी विरोध कर रहे हैं कि जो आयु में जो छूट है वो भी दी जानी चाहिए थी, क्योंकि वैकेंसी एक लंबे टाइम के बाद आ रही है। तो बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं वो ओवर एज हो गए हैं, जिसके कारण वो इस भर्ती से बाहर हो गए हैं। अब ये भी देखने वाली बात है कि इसमें आगे कुछ एज में रिलैक्सेशन मिलता है नहीं मिलता है, इसका भी विरोध जारी है अभी। पर ऐसा कुछ अभी लग नहीं रहा है कि आयोग कुछ इसमें चेंजेस करेगा। क्वालिफ़िकेशन मैंने आपको पुरानी वीडियो में बता दिया था कि क्या क्या है। सभी के लिए B.Ed यहाँ कंपलसरी है और जो भी आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है वो कम से कम 2 साल होना चाहिए, तभी आप उसके लिए मान्य होगी। और हिंदी के लिए एक स्पेशल इन्होंने क्वालिफ़िकेशन ऐड कर दी है कि 12th में आपके पास एक सब्जेक्ट के रूप में जो है आपका संस्कृत भी होना चाहिए। और अब मैं बात करता हूँ इसमें नेगेटिव मार्किंग। ये देखो यहाँ पर जो पॉइंट नंबर 14 लिखा हुआ है, प्रारंभिक परीक्षा के वस्तुनिष्ठ
प्रकारक प्रश्नों में गलत उत्तर पर जो है नेगेटिव मार्किंग की व्यवस्था भी की गई है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपका 1/3 दंड के रूप में काट लिया जाएगा। यहाँ पर जो है आपका काट लिया जाएगा 1/3। और इसमें जो दूसरी एक सबसे बड़ी दिक्कत है बच्चों को, जो जिसकी वजह से बच्चे यहाँ पास नहीं कर पाते हैं, यहाँ पर जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए जो क्राइटेरिया मिनिमम इफिशिएंसी स्टैंडर्ड फिक्स किया गया है वो है 40%। यहाँ पर आपको 40% लाना कंपलसरी है। अगर आप 40% नहीं लाते हैं तो आप वैसे ही इस परीक्षा से बाहर हो जाओगे। अगर 150 है तो इसका मतलब 150 क्वेश्चन है तो उसका अगर 40% भी लाते हैं 60 और एक नंबर यहाँ 2 नंबर का भी बताया जाना, मतलब टोटल 300 का है। तो आपको 120 नंबर तो यहाँ पर लाने ही होंगे। अगर 120 नंबर नहीं आ रहे हैं तो आप परीक्षा से वैसे ही बाहर हो रहे हो। तो ये भी एक बहुत बड़ी चिंता वाली बात है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाए हुए हैं। आयोग अभी इस पर कुछ विचार नहीं कर रहा है क्योंकि जो विज्ञप्ति है वो जारी हो गई है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर, ये देखिए, ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है ये यहाँ पर इसमें दे रखी है। ये देखिए इसका जो सिलेबस है, मैं सिलेबस पर बात करता हूँ। ये रहा इसका सिलेबस। ये है आपका एक प्रश्न पत्र होगा जो है आपका प्री में, और आपके कुल 150 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 30 क्वेश्चन जो हैं वो आपके जीके के होंगे, और जो आपके बाकी के जो बचे हुए 120 क्वेश्चन हैं वो आपके सब्जेक्टिव होंगे। और जो इसकी टाइमिंग होगी वो 2 घंटे होगी, और कुल अंक आपके 300 होंगे, और प्रत्येक जो एक क्वेश्चन है वो 2 नंबर का है। ये प्रारंभिक है। अब मुख्य परीक्षा के लिए एक सब्जेक्ट होगा और उसमें 2 प्रश्नों की संख्या है, मतलब उसमें 2 टाइप के प्रश्न होंगे आपके, लघुत्तरीय और विस्तृत, मतलब शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होंगे। इसमें 10-10 क्वेश्चन आएंगे, और जो छोटे वाले क्वेश्चन होंगे वो आपके इसमें 10 लघुत्तरीय प्रश्न आएंगे जो आपको 125 शब्दों में लिखने होंगे, और 8 नंबर के होंगे। मतलब जो आपके शॉर्ट वाले हैं वो 80 नंबर का हो गया, और जो आपका लॉन्ग वाला है वो आपका 120 का होगा, और उसकी जो शब्द सीमा है वो 200 शब्दों में आपको लिखना है। तो ये इसका मेंस हो गया। और ये दिव्यांगजनों के लिए अलग इन्होंने दे रखा है, ये इसमें ये सब नीचे दे रखा है इसमें। तो ये तो हो गई सिलेबस की बात। अब डिस्क्रिप्टिव होना ये तो कंपलसरी है। अब इसमें ये जो है सब्जेक्ट वाइज सबका सिलेबस दे रखा है, कौन कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या कितना पोर्शन है। अब मैं यहाँ पर सारे सब्जेक्टों का तो नहीं बता पाऊँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं यहाँ पर एक साइंस का बता दे रहा हूँ, क्योंकि साइंस में इसमें 2 होगा सब्जेक्ट आपके पास। एक तो आपके पास फिजिक्स होगा और दूसरा केमिस्ट्री। तो जो साइंस की जो सीटें हैं वो खाली चली जाती हैं। इस बार भी साइंस की सबसे ज़्यादा सीटें हैं, 1337 सीटें हैं। अब देखने वाली बात ये है कि जो 1337 सीटें हैं इसमें से कितनी सीटें इस बार भरी जाती हैं, क्योंकि पिछली बार भी 500 में से मात्र 80 सीटें भरी गई थी। बच्चे ही क्वालिफाई नहीं करे भाई, क्योंकि कहीं ना कहीं जो 40% का क्राइटेरिया है वो इस परीक्षा को बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बना रहा है। तो इसमें आपको यहाँ पर देखिए, ये जो है आपका ये फिजिक्स का सिलेबस दे रखा है। ये वेक्टर है, प्रवणता है, गति, बल, त्वरण, ये सब आपका 11th और 12th लेवल का यहाँ पर, और कुछ पोर्शन इसके ग्रेजुएशन लेवल की भी हैं। साथ में इसमें जो है आपका केमिस्ट्री में भी दे रखा है। केमिस्ट्री में भी बहुत सारी चीज़ें 11th-12th की हैं। एक दो टॉपिक जो हैं आपके ग्रेजुएशन लेवल के दे रखे हैं। तो मेन परीक्षा को लेकर डिस्क्रिप्टिव है, इसको लेकर घबराए नहीं, क्योंकि ये चीज़ें आने वाली टाइम में सभी परीक्षाओं में लागू होने वाली है यूपी के अंदर, और अदर स्टेटों में भी इस पर काम चल रहा है। तो पैटर्न तो देखो 100% बदलना ही है, तो पैटर्न से घबराओ मत, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। जैसे जैसे धीरे धीरे चीज़ें होंगी वो चीज़ें भी सबसे पहले जो हमारा फोकस होना चाहिए वो प्री परीक्षा को पास करना है। और इसमें दूसरी एक बात बताना मैं भूल गया, क्योंकि जो इसमें बताया गया है, क्योंकि 40% का जो क्राइटेरिया है वो आपका मेंस में भी रखा गया है, वहाँ पर भी आपको 40% लाना कंपलसरी है। अगर आप 40% नहीं लाते हैं तो आप मेरिट से तो पेपर उससे प्री क्लियर करने के बाद भी बाहर हो रहे हो, तो आपको 40% वहाँ पर भी लाना है, उसके बाद आपको मेरिट में भी आना है। तो यहाँ पर भी ये भी एक जो पॉइंट है ये भी इस
परीक्षा को कॉम्प्लिकेटेड बनाए हुए है। अब देखते हैं इसमें कितनी सीटें खाली जाती हैं और कितनी सीटें बढ़ती हैं, वो तो आपका पेपर का लेवल बताएगा। सपोज़ करो अगर पेपर आपका इजी आता है तो इस बार सीटें हो सकता है सारी की सारी भर जाएं, और पेपर हार्ड आएगा तो सीटें हो सकता है खाली चली जाएं। ये आयोग के मूड पर डिपेंड करता है। अभी पेपर हुआ है रिसेंटली में आर का, जिसे लेकर हुआ बनाया हुआ था कि पेपर लास्ट वाला पेपर था वो बहुत हार्ड आया था। अब इस बार पेपर है नॉर्मल आया है, तो बच्चों अब जब नॉर्मल पेपर आएगा तो ऑटोमेटिक जो है मेरिट आई जाएगी। तो इसी तरीके से आयोग पर कोई भरोसा नहीं कर सकते कि पेपर हार्ड होगा या इजी होगा, ये आयोग के मूड पर डिपेंड करता है। तो उस बात की टेंशन ना लें कि भाई डिस्क्रिप्टिव है हमारा क्या होगा, या अभी से इस तरह का माइंड में एक फोबिया सेट कर लो कि हमारा तो होगा नहीं। अगर आप ये माइंड में चीज़ें सेट कर लोगे कि हमारा होगा नहीं, तो 100% आपका नहीं होगा। तो पॉजिटिव वाइब के साथ कंटिन्यू अपनी जो बुक्स हैं उनको लगातार रीड करते रहें। और ये सभी सब्जेक्ट को यहाँ पर आपका सिलेबस दे रखा है। अब मैं बात करता हूँ जो ये है आपका सब्जेक्ट वाइज जो कितनी सीटें हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ पुरुष वर्ग में। हिंदी में जो है सीटें आपकी, हिंदी में जो टोटल सीटें दे रखी हैं आपकी, अब यहाँ 568 सीटें हैं। जनरल में 230 है, EWS में 56 सीटें हैं मात्र, और OBC में 153 है, और SC में आपकी ये है 118, और ST में 11 है, और दिव्यांगजन के लिए 22 है, और भूतपूर्व जो सैनिक हैं जो एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए 28 सीटें दे रखी हैं, और जो इंटरनेशनल लेवल के जो प्लेयर हैं उनके लिए 11 सीटें दे रखी हैं। इसी तरीके से इंग्लिश में 540 है, 540 में से जो जनरल में 54 है, OBC में 157 है, और यहाँ पर OBC में 157 दे रखी है, और आपका इसी तरीके से ये आगे सीटें दे रखी हैं। जो सबसे ज़्यादा जो सीटें हैं वो इस बार हैं साइंस में यहाँ पर दे रखी हैं, जो सीटों की संख्या दे रखी है, और यहाँ पर EWS की जो है 76 वैकेंसी हैं। तो ये जो सारी सीटें हैं टोटल यहाँ पर दे रखा है कितनी सीटें हैं, और महिलाओं की अलग हैं और पुरुषों की अलग हैं, ये दे रखा है इसमें अलग अलग सब्जेक्ट वाइज कितनी सीटें यहाँ पर ये हैं। तो मेरा वीडियो बनाने का जो मकसद था, क्योंकि बहुत सारी बच्चों के क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर कि डिस्क्रिप्टिव पेपर को हटाया जाए। अब देखो, हटाना या लगाना ये सब आयोग के हाथ में होता है। अब इस पर विरोध तो स्टार्ट हो गया है, देखते हैं आयोग इस पर कितना काम कर पाता है। क्योंकि ये अगर डिस्क्रिप्टिव है तो कहीं ना कहीं ये भर्ती मान कर चलो, ये भर्ती कम से कम आपका 26 और 27, ये 27 के लास्ट तक मिड में जाकर कंप्लीट होगी। क्योंकि ये जो वैकेंसी है इसमें कॉपी भी चेक होंगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी, फिर धांधली भी हो सकती है। बच्चों का ऐसा आरोप भी है कि इसमें धांधली भी हो सकती है, क्योंकि पेपर कॉपियाँ बदली भी जा सकती हैं। तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर जो बच्चों की मांग है वो कहीं ना कहीं जायज़ है, और आयोग को ये चीज़ें समझनी चाहिए कि पेपर है फर्स्ट वाले की तरह ही आप इसे जो मेंस है वो भी आप ऑब्जेक्टिव कर दो। अगर आपको छटनी ही करनी है बच्चों की, तो कहीं ना कहीं वो प्री में इतना टफ बनाया हुआ है तो वो मेंस में इतना बच्चा कहाँ भी आ पाएगा। तो आयोग को ये भी देखना चाहिए कि पारदर्शिता के साथ काम होना चाहिए। तो हमारी अपील रहेगी आयोग से कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप लोग शेयर करोगे, तब ये चीज़ें आयोग के कानों में जाएंगी और वहाँ से कुछ ना कुछ देखो पॉजिटिव रिजल्ट निकल सकता है। पर अभी फ़िलहाल ये मान के चलिए कि हमारे जो है डिस्क्रिप्टिव होना 100% अभी श्योर है कि जो डिस्क्रिप्टिव होगा, और आयोग इसमें कुछ चेंज कर सकता है तो अच्छी बात होगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। मैं आपके लिए ऐसी बहुत सारी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होता रहता हूँ कि भाई बच्चों को सारी चीज़ें जो नोटिफिकेशन है उसके बारे में और क्या क्या इसमें दिक्कतें आ रही हैं बच्चों को, वो सारी चीज़ें मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आगे की तरफ फॉरवर्ड करता रहता हूँ, जिससे कि आयोग को ये चीज़ें पता चले। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।